एक रूसी लड़ाकू मशीन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गई। 28 वर्षीय रूसी वायुसेना की पायलट अलीना पेत्रोवा के लिए लड़ाकू विमान और आसमान ही उसकी पूरी जिंदगी थे। लेकिन उत्तरी यूरोप में एक प्रशिक्षण के दौरान घायल होने और भारत के एक वायुसेना अड्डे पर भेजे जाने के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मशीनी आदेशों और ठंडी प्रतिस्पर्धा के बीच जीने वाली अलीना की यहां इंसानियत से भरे हुए साथियों से मुलाकात हुई और यहीं उसने तेजस नामक लड़ाकू विमान में तकनीक से परे एक मूल्य पाया। लेकिन वतन वापसी का आदेश उसे वापस बुला रहा था और उसने 600 करोड़ के रूसी लड़ाकू विमान को छोड़कर एक चौंकाने वाला फैसला किया। जिस दिन एक रूसी पायलट ने भारत के आसमान को चुना, उस दिन की कहानी अब शुरू होती है। नमस्कार, मेरा नाम अलीना पेत्रोवा है। मैं 28 साल की हूं और रूसी वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट हूं। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आसमान को देखते हुए गुजारी है। जमीन की बातें हमेशा जटिल और समझ से बाहर लगती थीं, लेकिन किस्मत भी कितनी अजीब चीज है। उत्तरी यूरोप में प्रशिक्षण के दौरान मेरे कंधे में चोट लग गई और मुझे अस्थायी रूप से उड़ान से हटना पड़ा। तकनीकी सहयोग के नाम पर मुझे कुछ समय के लिए भारत के एक वायुसेना अड्डे पर भेज दिया गया। शुरू में मैंने सोचा था कि यह बस कुछ हफ्तों की बात है और मैं वापस चली जाऊंगी। दिल्ली के हवाई अड्डे से हिंडन एयरबेस जाते हुए कार की खिड़की से मैंने जो भारतीय नज़ारा देखा वह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। रूस के विशाल मैदानों के विपरीत यह जगह घनी आबादी वाली, थोड़ी अव्यवस्थित, लेकिन फिर भी एक लय में बंधी हुई लग रही थी। पहाड़ों और इमारतों को एक दूसरे में घुलते मिलते देखकर मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता हुई कि यहाँ के लोग किस तरह का जीवन जीते होंगे। एयरबेस पहुंचकर सबसे पहले मेरा परिचय फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर से कराया गया। वह तेजस के प्रशिक्षक पायलट थे। पहली छाप बहुत जबरदस्त थी। उनका कद 190 सेंटीमीटर से ज्यादा रहा होगा, कंधे चौड़े थे और जबड़े की बनावट किसी पक्के फौजी जैसी थी। मैंने सोचा था कि वह भी रूस में मिले पुरुष अधिकारियों की तरह ठंडे और रौबदार होंगे, लेकिन जब हमने हाथ मिलाया और एक दूसरे का अभिवादन किया तो उनके चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से सौम्यता थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर की आंखों में मुझे देखते हुए न तो कोई संदेह था और न ही कोई अजीब सी जिज्ञासा, बस एक स्वाभाविक अपनापन था। उन्होंने मुझे एक विदेशी होने के नाते न तो कोई विशेष महत्व दिया और न ही जरूरत से ज्यादा दोस्ताना होने की कोशिश की। ये एक बिल्कुल सही दूरी थी। मुझे याद है मैंने मन ही मन सोचा था, इतना विशाल शरीर वाला इंसान इतना विनम्र कैसे हो सकता है। उस दिन दोपहर में आखिरकार मुझे तेजस के सिमुलेटर का अनुभव करने का मौका मिला। हैंगर में पहली बार असली विमान को देखने का रोमांच आज भी मेरे जहन में ताजा है। यह रूस में मेरे उड़ाए सुखोई या मिग सीरीज के विमानों से बिल्कुल अलग महसूस हुआ। इसकी सुडौल और आकर्षक बनावट, बारीकस से डिजाइन किया गया कॉकपिट और सबसे बढ़कर पूरे विमान से झलकती संतुलन की भावना बहुत प्रभावशाली थी। जैसे ही मैं सिमुलेटर में बैठी और कंट्रोल सिस्टम पर नजर डाली, मुझे लगा जैसे मैंने एक नई दुनिया खोज ली है। अगर रूसी लड़ाकू विमान शक्तिशाली और आक्रामक स्वभाव के हैं, तो यह विमान ऐसा था मानो पायलट के इरादे को पहले से ही पढ़कर प्रतिक्रिया दे रहा हो। यह सहज होते हुए भी स्थिर था और सबसे बढ़कर इसमें हर जगह पायलट की सुविधा का ध्यान रखा गया था। जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर मेरे बगल में बैठकर सिस्टम को समझा रहे थे, मैं लगातार हैरान हो रही थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि कला का एक नमूना है। तकनीकी उत्कृष्टता के साथ साथ इंसानी सुविधा का ध्यान, सब कुछ एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था। उसी समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मुझसे कहा, यह विमान कई लोगों के सपनों और मेहनत का नतीजा है, इसीलिए यह हमारे लिए और भी ज्यादा कीमती और सार्थक है। उनकी आवाज में गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए तेजस सिर्फ एक हथियार नहीं,
बल्कि उनकी आत्मा और मूल्यों का प्रतीक है। सिमुलेटर प्रशिक्षण समाप्त करके जब मैं बाहर निकली तो मैं एक अजीब सी भावना से घिरी हुई थी। तकनीकी श्रेष्ठता के लिए प्रशंसा तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता उन लोगों के बारे में थी जिन्होंने इसे बनाया था। आखिर किस सोच के साथ वे ऐसी चीज बना सकते हैं? उस रात अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच में पड़ गई। रूस में हमेशा आदेश, अनुशासन और राष्ट्रीय मिशन की भावना ही मुझे प्रेरित करती थी, लेकिन यहां मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा था। क्या इसे गर्मजोशी कहूं या कुछ इंसानी? अभी सिर्फ एक दिन ही बीता था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि शायद यह जगह सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव नहीं है। दूसरे दिन की रात फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मुझे उनके साथियों के साथ बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। रूस में भी सेना के अधिकारियों की पार्टियां होती थीं, लेकिन वे ज्यादातर औपचारिक और तनावपूर्ण माहौल वाली होती थीं, इसलिए सच कहूं तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एयरबेस से शहर की ओर जाते हुए हम मेट्रो में बैठे और मैं हैरान रह गई। यह रूस की भव्य मेट्रो से अलग तरह का अनुभव था, साफ और शांत। ज्यादातर यात्री चुपचाप अपने काम में लगे थे, कोई भी जोर जोर से बातें नहीं कर रहा था। पीक आवर होने के बावजूद लोग अनुशासित तरीके से चल रहे थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के बगल में बैठकर खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए मैंने मन में सोचा, इतनी शांति तो मॉस्को के ओपेरा थिएटर में ही मिलती है, और यहाँ रोजमर्रा के सार्वजनिक परिवहन में यह माहौल स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। यह अजीब है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मेरे चेहरे के भाव देखकर समझाया कि भारतीय लोग सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों को परेशान करने से बचते हैं। हमारी मंजिल एयरबेस के पास एक छोटा सा ढाबा था। अंदर घुसते ही तंदूर में सिकते कबाब की महक और एक ऊर्जावान माहौल ने मेरा स्वागत किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट टेंडोन यूजी, माफ कीजिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रोहित वर्मा और कुछ अन्य सहकर्मी पहले से ही वहां मौजूद थे और मुझे देखकर सबने गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया। पहली बार मैंने ओल्ड मॉन्क रम नाम की शराब चखी, जो सचमुच अनोखी थी। रम में कोक मिलाने का विचार ही मेरे लिए एक रूसी होने के नाते नया था। रोहित वर्मा ने मजाक में कहा कि यह भारतीय वायुसेना के जवानों की एक तरह की परंपरा है। मैं उनके मजाक और वायुसेना के हास्य को पूरी तरह से समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन मैं यह साफ महसूस कर सकती थी कि वे मुझे सहज महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तंदूरी चिकन को खुद प्लेटों में परोसकर खाने की संस्कृति भी दिलचस्प थी। रूस में ज्यादातर खाना तैयार होकर मेज पर आता है, लेकिन यहां सब मिलकर खाना बांट रहे थे और खाते खाते स्वाभाविक रूप से बातचीत आगे बढ़ रही थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर मेरे बगल में बैठकर मुझे ध्यान से खाना परोसने में मदद कर रहे थे और भारतीय तरीके से खाने के बारे में बता दोकानी कर काम सी रहे थे। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में हैरान किया वह था वहां का माहौल। पद का अंतर तो जरूर था, लेकिन वह एक कठोर पदानुक्रम जैसा महसूस नहीं हो रहा था। वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच मजाक और एक दूसरे का ध्यान रखने का भाव स्वाभाविक रूप से बह रहा था, जिससे एक परिवार जैसा माहौल बन गया था। रोहित वर्मा खास तौर पर माहौल को हल्का फुल्का बनाए हुए थे और मुझे बातचीत में शामिल करते रहे ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उनकी संस्कृति की ओर खिंचती चली गई। शुरू में जो मजाक अजीब लग रहे थे वे धीरे धीरे समझ में आने लगे और कुछ मौकों पर तो मैं भी उनके साथ हंस पड़ी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर मेरी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए चुपके से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्हें सबसे पहले पता चल गया हो कि मैं बदल रही हूं। पार्टी खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले तो काफी देर हो चुकी थी। भारतीय शरद की रात की हवा उम्मीद से ज्यादा ठंडी थी। मैंने सिर्फ एक पतला सा ब्लाउज पहना हुआ था। तभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने चुपचाप अपनी जैकेट उतारी और मेरे कंधों पर डाल दी। उस पल मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ। जैकेट से आती उनकी गर्माहट और हल्की सी खुशबू और सबसे बढ़कर उस स्वाभाविक परवाह ने मेरे दिल को छू लिया।
रूस में मुझे इस तरह की परवाह का अनुभव लगभग कभी नहीं हुआ था। पुरुष सहकर्मी या तो प्रतिस्पर्धी थे या फिर व्यक्तिगत निकटता दिखाना लगभग असंभव था। मेट्रो स्टेशन पर इंतजार करते हुए मैंने सोचा, आज मैंने जो अनुभव किया वह सिर्फ दया या शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह उनकी अपनी अनूठी सामूहिक संस्कृति थी। साथ में खाना बांटना, एक दूसरे का ख्याल रखना और स्वाभाविक रूप से स्नेह जताना उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। एयरबेस लौटते समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मुझसे कहा, भारत में अकेले खाने से ज्यादा किसी के साथ बांटकर खाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए ऐसी पार्टियां सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं होती, बल्कि दिल की बातें साझा करने का समय होती हैं। उस रात अपने कमरे में उनकी जैकेट को तह करते हुए मैंने महसूस किया कि मुझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो रहा है। मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे अंदर एक नई भावना पनप रही थी। चौथे दिन मुझे तेजस विमान के बनगरिक निरीक्षण में भाग लेने का अवसर मिला। सिमुलेटर प्रशिक्षण में तो मैं कुछ हद तक अभ्यस्त हो गई थी, लेकिन असली विमान को छूकर उसकी संरचना को समझना बिल्कुल अलग अनुभव था। हैंगर में तेजस के सामने दोबारा खड़े होने का रोमांच पहले से अलग था। सिमुलेटर में जो वास्तविकता और वजन महसूस नहीं हुआ था, वह अब था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने विमान के हर हिस्से के बारे में बताते हुए इंजन से लेकर लैंडिंग गियर तक एक एक करके निरीक्षण की प्रक्रिया दिखाई। लेकिन जिस चीज ने मुझे सच में हैरान किया वह थी इसकी रख रखाव प्रणाली। रूसी लड़ाकू विमान ज्यादातर मजबूती को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए उनका रखरखाव काफी जटिल और समय लेने वाला होता है। लेकिन तेजस को रखरखाव की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, यह साफ दिख रहा था। हर हिस्से तक पहुंचना आसान था और निरीक्षण बिंदु व्यवस्थित रूप से रखे गए थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के साथ विमान के निचले हिस्से का निरीक्षण करने के लिए हम धड़ के नीचे गए। जगह उम्मीद से ज्यादा तंग थी और हम दोनों को अगल बगल लेटना पड़ा। तभी ऊपर से एक छोटा सा पुर्जा गिरा। मैंने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन वह पुर्जा मेरे माथे से हल्के से टकरा गया। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा खून निकल आया। यह देखकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा किट ले आए। उस तंग जगह में जब वह सावधानी से मेरे घाव को साफ कर रहे थे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उनके हाथ बहुत नाजुक और कोमल थे। तभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, खतरनाक मशीनें तो बड़ी आसानी से उड़ा लेती हो, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजों से डर जाती हो। सच में बड़ी अजीब बात है। उस पल मैं हंस पड़ी। रूस में अगर किसी पायलट को चोट लगती तो उसे या तो कमजोर कहकर टाल दिया जाता या फिर जरूरत से ज्यादा चिंता की जाती, लेकिन उन्होंने एक हल्के फुल्के मजाक से माहौल को सहज बना दिया और साथ ही पूरे ध्यान से मेरे घाव पर मरहम पट्टी की। बैंड एड लगवाने के बाद हमने फिर से विमान का निरीक्षण जारी रखा, लेकिन मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। रूस में सैन्य जीवन के दौरान मैंने पुरुष सहकर्मियों के साथ इतनी करीबी से कई बार काम किया था, लेकिन इस तरह की परवाह का अनुभव कभी नहीं हुआ था। निरीक्षण पूरा करने के बाद हैंगर के वॉशरूम में जब मैंने आईने में देखा तो मेरे माथे पर लगा छोटा सा बैंड एड नजर आया, लेकिन आईने में मेरा चेहरा मुझे रोज की तरह नहीं लग रहा था। कुछ नरम सा हो गया था। मैंने सोचा, रूस में इस चेहरे के साथ मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। उस दोपहर हमने विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का निरीक्षण किया। मैं कॉकपिट में बैठकर विभिन्न गेज और डिस्प्ले की जांच कर रही थी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर बगल में बैठकर एक एक चीज समझा रहे थे और मुझे खुद उन्हें इस्तेमाल दोपहर हमने विमान के इलेक्ट्रॉनिक दोपहर हमने बैठकर करने दे रहे थे। टच स्क्रीन की प्रतिक्रिया, बटनों की जमावट और यहां तक कि सीट के कुशन का आराम, सब कुछ पायलट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। खास तौर पर जो चीज प्रभावशाली थी वह थी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली।
रूसी लड़ाकू विमानों में भी आपातकालीन प्रणालियां होती हैं, लेकिन तेजस को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पायलट सहज रूप से प्रतिक्रिया दे सके, जटिल मैनुअल याद किए बिना स्थिति के अनुसार स्वाभाविक रूप से सही कदम उठाए जा सकें। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मुझसे कहा, इस विमान को डिजाइन करने वाले इंजीनियरों ने जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया वह थी पायलट की सुरक्षा। इसीलिए हर सिस्टम को इंसान को केंद्र में रखकर बनाया गया है। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तकनीकी श्रेष्ठता तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस तकनीक का उपयोग करने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान और परवाह। शाम को निरीक्षण पूरा करके हैंगर से बाहर निकलते हुए मैंने पूरे दिन के बारे में सोचा। तेजस के बारे में और गहराई से जानना तो सार्थक था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के साथ बातचीत में महसूस हुई नई भावनाएं ज्यादा प्रभावशाली थीं। रूस में सहकर्मियों के साथ संबंध ज्यादातर कामकाजी या प्रतिस्पर्धी होते थे, लेकिन यहां एक अलग तरह का विश्वास और परवाह थी। और मुझे यह समझ आने लगा था कि यह सिर्फ व्यक्तिगत दयालुता नहीं, बल्कि यहां के लोगों की संस्कृति और मूल्यों से उपजी एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। उस रात अपने कमरे में बैंड एड को छूते हुए मैंने सोचा, यहां का अनुभव मुझे धीरे धीरे बदल रहा है। मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं था कि किस दिशा में, लेकिन मुझे यकीन था कि यह एक अच्छा बदलाव है। भारत आए 1 हफ्ता हो गया था जब एक अप्रत्याशित सूचना आई। रूसी वायुसेना मुख्यालय से 48 घंटे के भीतर वतन लौटने का तत्काल आदेश था। कारण बताया गया था, मीडिया के सामने आने से बचना और जातीयता की रक्षा करना। जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मैं स्तब्ध रह गई। मुझे नहीं पता था कि भारत में 1 हफ्ता इतनी जल्दी बीत जाएगा। अभी तो मैंने तेजस को ठीक से समझा भी नहीं था, और सबसे बढ़कर यहां अनुभव हो रही नई भावनाओं को समझने का समय भी नहीं मिला था। कमांडर व्लादिमीर के साथ वीडियो कॉल और भी चौंकाने वाली थी। स्क्रीन पर उनका चेहरा हमेशा से ज्यादा सख्त था। उन्होंने जो कहा वह मुझे आज भी साफ याद है, तुम एक पायलट नहीं, एक राजनीतिक प्रतीक हो। इससे ज्यादा लोगों के सामने आओगी तो मुश्किल हो जाएगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने महसूस किया कि भारत में मेरा अनुभव सिर्फ एक तकनीकी आदान प्रदान नहीं था, बल्कि इसका एक जटिल राजनीतिक अर्थ भी था। और सबसे बढ़कर यह सच्चाई सामने आ गई कि मेरे साथ एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि देश के एक उपकरण के तौर पर व्यवहार किया जा रहा था। कॉल खत्म होने के बाद मैं कुछ देर तक स्तब्ध बैठी रही। रूस वापस जाने का मतलब था फिर से वही पुरानी जिंदगी। भारत में अनुभव की गई ये सब चीजें बस एक छोटी सी याद बनकर रह जाएंगी। लेकिन क्या मैं सच में यही चाहती हूं? उस दोपहर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर को वतन वापसी के आदेश के बारे में बताया। वह हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत समझदारी से सिर हिलाया। एक सैनिक होने के नाते वह किसी से भी बेहतर जानते थे कि आदेश का पालन करना पड़ता है, लेकिन उनकी आंखों में निराशा का भाव भी मैं पढ़ सकती थी। शाम को हैंगर में तेजस को आखिरी बार देखते हुए मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। इस 1 हफ्ते में इस विमान के साथ बिताए गए पल, इससे मिली प्रेरणा और आश्चर्य, और यहाँ के लोगों के साथ साझा किए गए गर्मजोशी के लम्हे किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गए। तभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर मेरे पास आकर खड़े हो गए। समय बहुत कम था, लेकिन आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम फिर कभी मिलेंगे। उनके दिल से निकले शब्दों ने मेरा गला भर दिया। उस रात अकेले एयरबेस पर टहलते हुए मैं सोच रही थी, आखिर मैं अब तक क्या खोजती रही हूं और अब मैं कैसी जिंदगी जीना चाहती हूं। रूस में हमेशा देश और मिशन को प्राथमिकता दी जाती थी और व्यक्तिगत भावनाओं या विकल्पों का ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन भारत में 1 हफ्ता बिताकर मैंने एक दूसरी संभावना देखी थी। लोगों के बीच सच्ची परवाह, तकनीक के प्रति शुद्ध जुनून और सबसे बढ़कर व्यक्ति का सम्मान करने वाली संस्कृति। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नए अनुभव थे। वतन वापसी की तैयारी करते हुए मैं उलझन में थी।
एक तरफ अपने देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की भावना थी, तो दूसरी तरफ यहां और भी बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने की इच्छा थी। खास तौर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर और यहां के लोगों के साथ बने रिश्ते को मैं खत्म नहीं करना चाहती थी। आखिरी रात मैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। मैंने उनसे ईमानदारी से कहा, शायद मेरा चुनाव आसमान नहीं है, शायद ये लोग हैं। ये कहते हुए भी मैं खुद पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। लेकिन एक बात तय थी, भारत में बिताया एक हफ्ता मेरी जिंदगी के सबसे सार्थक समय में से एक था और यहां मिले लोग और अनुभव मुझे बदल रहे थे। उस रात सोने से पहले मैंने आखिरी बार खिड़की से बाहर भारत के आसमान को देखा। कल मुझे रूस वापस जाना होगा, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में पहले से ही इस जगह के लिए एक अपनापन बस चुका था। क्या यह सच में एक विदाई थी या एक नई शुरुआत की प्रस्तावना? वतन वापसी का आदेश आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन मैं अभी भी भारत में ही थी। आधिकारिक तौर पर मैंने बताया कि फ्लाइट बुकिंग में समस्या के कारण देरी हो रही है, लेकिन सच तो यह था कि मैं जानबूझकर समय निकाल रही थी। उन 2 दिनों में मेरे मन में एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। जिस देश और सेना के प्रति मैंने जीवन भर निष्ठा की शपथ ली थी, उसका कर्तव्य और भारत में मिली नई जिंदगी के बीच मैं एक चौराहे पर खड़ी थी। भारतीय वायु सेना के अधिकारी मेरी स्थिति को अच्छी तरह समझ रहे थे। एयर कमोडोर लिमुक, माफ कीजिए, एयर कमोडोर शर्मा ने मुझे अलग से बुलाकर बात की और ऐसा लगा जैसे वो ठीक ठीक समझ रहे हैं कि मैं किस दुविधा में हूं। एयर कमोडोर ने मुझसे कहा, चुनाव आपका है, लेकिन आप जो भी फैसला करेंगी, भारत आपके निर्णय का सम्मान करेगा। लेकिन उसी दिन दोपहर में स्थिति अचानक बदल गई। रूसी दूतावास से भारतीय रक्षा मंत्रालय को एक आधिकारिक शिकायत भेजी गई। उसमें कहा गया था कि मैं वतन वापसी के आदेश का उल्लंघन कर रही हूं। अब यह मामला व्यक्तिगत दुविधा से बढ़कर एक राजनयिक मुद्दे में बदलने का खतरा पैदा हो गया था। उस रात मैंने एक बड़ा फैसला किया। अपने कमरे में अकेले बैठकर मैंने अपनी रूसी वर्दी को देखा और महसूस किया कि मुझे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव करना होगा। वह वर्दी पिछले 10 सालों से मेरी पहचान का प्रतीक थी, लेकिन अब वह मुझे जकड़ने वाली बेड़ियों की तरह लग रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी वर्दी उतारी और उसे मेज पर करीने से तय करके रख दिया। फिर मैंने कंप्यूटर चालू किया और रूसी वायु सेना को अपना इस्तीफा लिखना शुरू किया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैं जानती थी कि यह एक दस्तावेज मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इस्तीफा लिखते हुए मैंने गहराई से सोचा कि मैं यह चुनाव क्यों कर रही हूं। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि मुझे भारत की तकनीक या संस्कृति पसंद आ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहां मुझे एक इंसान के तौर पर सम्मान मिल रहा था। रूस में हमेशा अलीना पेत्रोवा एक व्यक्ति से ज्यादा रूसी वायुसेना की पायलट, राष्ट्र का प्रतीक को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर और यहां के लोगों ने मेरी राष्ट्रीयता या पद से ज्यादा अलीना एक इंसान में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने मेरी राय सुनी, मेरी भावनाओं का ख्याल रखा और मेरे चुनाव का सम्मान किया। अगली सुबह मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर से मिली। मैंने उन्हें अपने फैसले के बारे में बताते हुए पहली बार अपने दिल की गहरी बातें साझा की। मैंने कहा, यहां मुझे इंसान जैसा महसूस होता है। यही मेरा असली आसमान है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर हैरान थे, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं समझ सकता हूं कि यह फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन यह एक साहसी चुनाव है। उनका समर्थन और प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत थी। दोपहर में मैंने एयर कमोडोर शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें जटिल प्रक्रियाएं और समय लगेगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरी क्षमताओं और अनुभव की बहुत सराहना करते हैं। उस दोपहर रूसी दूतावास से एक फोन आया। मेजर कतेरीना इवानोवा मुझसे मिलने आ रही थीं ताकि मुझे मना सकें।
कतेरीना रूस में मेरे प्रशिक्षण के समय की साथी थीं। उनके आने की खबर सुनकर मेरा मन बेचैन हो गया। वह निश्चित रूप से मुझे रूस वापस ले जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्या मैं अपने फैसले पर अंत तक कायम रह पाऊंगी? शाम को एयरबेस पर टहलते हुए मैं सोच रही थी, क्या मेरा फैसला सही है? क्या यह बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तो नहीं था? लेकिन एक बात तय थी, यहां बिताए समय ने मुझे एक नया सपना दिखाया था और मैं उस सपने को छोड़ना नहीं चाहती थी। रात के आसमान में तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। ये वही तारे थे जो मैं रूस में देखती थी। फिर ये इतने अलग क्यों लग रहे थे? शायद इसलिए कि उन तारों को देखने वाला मेरा मन बदल चुका था। कल कतेरीना आएंगी, पता नहीं क्या बातें होंगी और क्या मैं सच में अपने चुनाव पर अंत तक टिकी रह पाऊंगी। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, अब मैं पहले वाली अलीना नहीं बन सकती थी। मेजर कतेरीना इवानोवा के आने के अगले दिन मैं तेजस के उड़ान प्रशिक्षण के दौरान अचानक बेहोश हो गई। मेरा बुखार 102 डिग्री तक पहुंच गया था और मैं होश खो बैठी थी। शायद पिछले कुछ दिनों का अत्यधिक तनाव और नींद की कमी इसका कारण थी। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को वायुसेना अस्पताल के बिस्तर पर पाया। कमरा साफ और शांत था। यह रूसी सैन्य अस्पतालों के माहौल से काफी अलग था। यहाँ मरीजों की सुविधा के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया था। बिस्तर के बगल में एक मेज, व्यक्तिगत लॉकर और यहाँ तक कि एक छोटी सी पढ़ने वाली लाइट भी बड़े करीने से लगी हुई थी। मेरे बगल में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर बैठे थे। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर से वहां थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मुझे जागते देख उनके चेहरे पर राहत का भाव आया और उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। एक नर्स ने आकर मेरा तापमान लिया और मेरी हालत की जांच की। मैं भारतीय चिकित्सा कर्मियों की व्यावसायिकता से प्रभावित हुई। वे सिर्फ इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि मरीज की मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी ध्यान रख रहे थे। रूस में जब कोई सैनिक बीमार पड़ता तो उसे जल्द से जल्द ठीक करके ड्यूटी पर वापस भेजने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन यहां पूरी तरह से ठीक होने को प्राथमिकता दी जा रही थी। शाम को जब मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने धीरे से मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, अभी तुम पायलट नहीं हो, सिर्फ अलीना हो। अगर तकलीफ हो रही है तो कह सकती हो। उस पल मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। रूस में एक सैनिक को कमजोर दिखने की इजाजत नहीं थी। खासतौर पर मुझ जैसी महिला पायलट के लिए और भी सख्त मानदंड थे। मुझे हमेशा मजबूत रहना होता था, उत्तम होना होता था और अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करना होता था। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी मानवीय कमजोरी को स्वीकार कर सकती हूं। उस समय मैंने पहली बार उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के बजाय सिर्फ विक्रम कहकर पुकारा। शुक्रिया विक्रम, ये कहते हुए मैं खुद भी हैरान थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उन्हें इतना करीबी महसूस करने लगी थी। रात होने पर विक्रम जाने लगे, लेकिन मैंने उनसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था। कतेरीना से मुलाकात होने वाली थी, शायद इसीलिए मैं और भी ज्यादा चिंतित थी। विक्रम खुशी खुशी मान गए और बगल की कुर्सी पर बैठकर मुझसे बातें करने लगे। उस रात हमने बहुत सारी बातें की। मैंने बताया कि मैं रूस में कैसे रहती थी, पायलट बनने का सफर कितना मुश्किल था और मैंने भारत आकर यह फैसला क्यों किया। विक्रम ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी, कभी सहानुभूति दिखाई तो कभी मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने भारत की सैन्य चिकित्सा प्रणाली के बारे में भी बहुत कुछ जाना। यह सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें मानसिक देखभाल भी शामिल थी। वे मानते थे कि मरीज के ठीक होने के लिए शरीर के साथ साथ मन की शांति भी जरूरी है। दूसरे दिन तक मेरा बुखार पूरी तरह उतर गया और मेरी हालत काफी बेहतर हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि एक दिन और निगरानी में रहना जरूरी है। विक्रम हर दिन मिलने के समय आते और मेरे साथ वक्त बिताते। कभी वह किताबें पढ़कर सुनाते तो कभी बस चुपचाप बैठे रहते। उस समय के दौरान मुझे एहसास हुआ कि सच्ची परवाह क्या होती है
और एक इंसान का पूरी तरह से सम्मान करने का क्या मतलब होता है। विक्रम ने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं एक रूसी पायलट हूं या भारत आई एक विदेशी। उन्होंने मेरे साथ सिर्फ अलीना, एक इंसान के तौर पर व्यवहार किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले दिन मुझे लगा जैसे मैं एक बिल्कुल नई इंसान बन गई हूं। शरीर के ठीक होने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे मन का बदलाव था। यहां मिले इलाज और देखभाल के जरिए मैंने खुद को फिर से खोजा था। विक्रम ने मुझसे कहा, अब तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है तो मन को भी शांत रखो। तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला सही था और यही वह जगह है जहां मैं सच में रहना चाहती हूं। अस्पताल से बाहर निकलते हुए मैंने भारत के शरद तू के आसमान की ओर देखा। साफ और ऊंचा आसमान मेरा स्वागत कर रहा था। जल्द ही मुझे कतेरीना से मिलना होगा, लेकिन अब मेरे अंदर अपने फैसले पर अडिग रहने का आत्मविश्वास था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 3 दिन बाद मुझे एक विशेष अवसर दिया गया। मुझे भारत अमेरिका संयुक्त छद्म अभ्यास में तेजस फॉर्मेशन के हिस्से के रूप में भाग लेने के लिए चुना गया था। यह भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन करने के बाद मेरा पहला व्यावहारिक प्रशिक्षण था। कतेरीना से मुलाकात उतनी तनावपूर्ण नहीं रही जितनी मैंने सोची थी। उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरा इरादा पक्का है तो उन्होंने और जोर नहीं दिया, बल्कि जाते जाते उन्होंने कहा कि वह मेरे फैसले को समझती हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि भारत में भावनात्मक रूप से कमजोर मत पड़ना और चली गईं। अभ्यास के दिन सुबह ब्रीफिंग रूम में मेरी पहली मुलाकात अमेरिकी पायलटों से हुई। वे मुझे देखकर हैरान थे। एक रूसी पायलट का भारतीय वायुसेना की ओर से भाग लेना अपने आप में एक असाधारण बात थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही पेशेवर रवैया अपनाते हुए मुझे एक सहकर्मी के रूप में स्वीकार कर लिया। विक्रम और मुझे 2 विमानों के फॉर्मेशन में रखा गया था। लीडर विक्रम थे और मैं उनकी विंगमैन थी। आधुनिक उड़ान में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है, और हमने पिछले कुछ हफ्तों के अनुभवों के जरिए पहले ही ऐसा रिश्ता बना लिया था। उड़ान भरने से पहले की तैयारी की प्रक्रिया में मैंने तेजस की उत्कृष्टता को फिर से महसूस किया। सिस्टम की जांच से लेकर हथियारों की पुष्टि तक हर प्रक्रिया व्यवस्थित और कुशल थी। खास तौर पर दूसरे विमानों के साथ डेटा लिंक प्रभावशाली था। हम वास्तविक समय में जानकारी साझा करते हुए पूरे फॉर्मेशन को एक जीवंत इकाई की तरह चला सकते थे। उड़ान भरने के पल का रोमांच शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही तेजस के इंजन ने गर्जना की और रनवे को छोड़कर आसमान में छलांग लगाई, मुझे लगा जैसे मैं सच में इस विमान के साथ एक हो गई हूं। यह रूसी लड़ाकू विमानों से अलग तरह का रोमांच था। यह ज्यादा सहज, परिष्कृत और फिर भी शक्तिशाली महसूस हो रहा था। हवा में जो छद्म युद्ध हुआ वह सचमुच भयंकर था। अमेरिकी F-35 और F-16 और हमारे तेजस जटिल रणनीतियां अपनाते हुए एक दूसरे की क्षमताओं का परीक्षण कर रहे थे। मैं विक्रम के निर्देशों का सटीक पालन कर रही थी और साथ ही अपने विवेक से सर्वोत्तम स्थिति लेने की कोशिश कर रही थी। खास तौर पर जो चीज प्रभावशाली थी वह थी तेजस की स्टील्थ क्षमता। इसकी रडार से बचने की क्षमता बेहतरीन थी, जिससे प्रतिद्वंद्वी के लिए हमारी सही स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो रहा था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी बहुत उत्कृष्ट था, जो जटिल इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के माहौल में भी स्थिर रूप से काम कर रहा था। अभ्यास के दौरान हमारे फॉर्मेशन ने काफी अच्छी सफलता हासिल की। विक्रम और मैंने जो टीम वर्क दिखाया उसकी अमेरिकी पायलटों ने भी सराहना की। खास तौर पर मेरी उड़ान तकनीक और स्थिति का आकलन करने की क्षमता को बहुत सराहा गया। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद डीब्रीफिंग के समय अमेरिकी वायुसेना के एक कर्नल ने मुझसे कहा, तुम्हारा भारत का हिस्सा बनना दोनों देशों के लिए सबसे अच्छा फैसला था। उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी मौकों पर साथ उड़ान भरने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर मुझे एक बार फिर यकीन हो गया कि मेरा चुनाव सही था। शाम को हैंगर लौटकर तेजस का रखरखाव करते हुए विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा,
अब अलीना भारत के आसमान का हिस्सा है। अब तुम विदेशी नहीं हो, एक ही सपने को साझा करने वाली साथी हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक नई नौकरी या बेहतर अवसर नहीं खोज रही थी, मैं दिल से एक ऐसा समुदाय चाहती थी जो मुझे पूरी तरह से स्वीकार करे और ऐसे लोग जिनके साथ मिलकर मैं सपने देख सकूं। हैंगर से बाहर निकलते हुए मैंने भारत के शाम के आसमान को देखा। अब मुझे लगा कि ये आसमान सच में मेरा हो गया है। आगे और भी कई चुनौतियां और अवसर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। उस रात अपने कमरे में मैंने रूस में अपने परिवार को एक पत्र लिखा। मैंने लिखा कि मैं चाहती हूं कि वे मेरे फैसले को समझें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन वे मेरे चुनाव को जरूर समझेंगे। कल से भारतीय वायु सेना के पायलट के रूप में मेरा नया मिशन शुरू होगा। मैं उत्साहित थी और साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि विक्रम और मेरे सहकर्मियों के साथ मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हूं। भारतीय वायु सेना के एक आधिकारिक पायलट के रूप में नियुक्त होने के एक महीने बाद मेरे पास एक विशेष प्रस्ताव आया। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन में मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा गया। एक रूसी पायलट से भारतीय वायुसेना में शामिल होने के एक विशेष मामले के रूप में मुझसे तेजस की उत्कृष्टता और भारतीय वायुसेना की खुलेपन को साबित करने वाले एक गवाह की भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही थी। शुरू में मुझे यह एक बोझ की तरह लगा। मेरी हिंदी अभी भी पूरी तरह से सही नहीं थी और इतने सारे लोगों के सामने अपनी व्यक्तिगत कहानी बताना आसान नहीं था, लेकिन विक्रम और मेरे सहकर्मियों के प्रोत्साहन ने मुझे हिम्मत दी। मैंने फैसला किया कि अगर मेरी कहानी किसी के लिए सार्थक हो सकती है तो मैं खुशी से यह करूंगी। प्रस्तुति की तैयारी करते हुए मैंने पिछले कुछ महीनों के अपने सफर को एक एक करके याद किया। भारत में पहली बार आने की झिझक से लेकर तेजस के साथ पहली मुलाकात, यहाँ के लोगों के साथ बिताए गर्मजोशी के पल और आखिरकार जिंदगी का वह बड़ा फैसला। सम्मेलन के दिन मैं मंच पर खड़ी थी। दर्शकों में विभिन्न देशों के रक्षा अधिकारी और पत्रकार भरे हुए थे। उनमें से भारतीय पत्रकारों की नजरें खास तौर पर मुझ पर टिकी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरी बातों का सार यह था, यह वह आसमान है जिसे मैंने एक पायलट के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर चुना है। मैंने बताया कि राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि से परे एक ऐसी जगह पर अपने सपनों को पूरा करना कितना अनमोल है जो आपको दिल से स्वीकार करती है। खास तौर पर जब मैंने तेजस के बारे में बात की तो मैं भावुक हो गई। मैंने समझाया कि यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारतीय लोगों के सपनों, तकनीक और शांति की इच्छा का एक प्रतीक है और इन्हीं मूल्यों और दर्शन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक पत्रकार प्रिया शर्मा ने सवाल पूछा, क्या अलग राष्ट्रीयता होने के बावजूद कोई सच में भारतीय पायलट बन सकता है? मैंने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, भारतीय पायलट बनना सिर्फ राष्ट्रीयता बदलना नहीं है, यह भारत के मूल्यों और आत्मा को अपनाना है और मैं ये प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी हूँ। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद बहुत से लोग मेरे पास आए और मुझसे हाथ मिलाया। खास तौर पर युवा पायलटों ने कहा कि वे मेरी कहानी से बहुत प्रेरित हुए हैं। किसी ने सीमाओं से परे सपनों की ताकत के बारे में बात की तो किसी ने कहा कि उसे यह उम्मीद मिली है कि सच्ची काबिलियत और जुनून हो तो कहीं भी पहचान मिल सकती है। शाम को जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो विक्रम मुझे लेने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तेजस ही नहीं, अब तुम्हें राजमा चावल बनाना भी सीख लेना चाहिए। उस पल मैं हंस पड़ी। मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत आए कुछ ही महीनों में मैं इस तरह के मजाक को भी स्वाभाविक रूप से समझने लगी थी। उस रात मैं आखिरी बार हैंगर में गई। तेजस विमानों को पंक्ति में खड़ा देखकर मैं भावुक हो गई। अब ये विमान मेरे लिए सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि मेरी नई जिंदगी के साथी थे। विक्रम और मैंने हैंगर में चुपचाप एक दूसरे को गले लगा लिया। उस पल में ऐसी गहरी भावनाएं थीं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। एक दूसरे के प्रति विश्वास और स्नेह
और आने वाले भविष्य के लिए उम्मीद। पीछे तिरंगा लहरा रहा था और उसके नीचे मेरे नाम की पायलट वर्दी रखी थी। अब अलीना पेत्रोवा नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की अलीना की एक नई पहचान थी। कुछ दिनों बाद विक्रम मुझे अपने गृहनगर ले गए। मैं उनकी मां से मिली, जो 60 के दशक की एक सेवानिवृत्त नर्स थीं। वह कम बोलती थीं, लेकिन बहुत स्नेही थीं। उन्होंने मेरे लिए बड़े प्यार से राजमा चावल बनाया और कहा, अब यही तुम्हारा घर है बेटी। वह राजमा चावल खाते हुए मुझे एहसास हुआ, मैं सिर्फ एक नई नौकरी या अवसर नहीं खोज रही थी, मैं वास्तव में यही खोज रही थी। परिवार की तरह गर्मजोशी से स्वीकार करने वाले लोग, दिल से परवाह करने वाली भावना और एक ऐसा समुदाय जिसके साथ मैं अपने सपने साझा कर सकूं। उस रात खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा, जिंदगी सच में कितनी अजीब है। कुछ महीने पहले तक मैं सोचती थी कि रूस का आसमान ही मेरी सब कुछ है और अब भारत का आसमान मेरा असली घर बन गया था। आगे भी कई चुनौतियां होंगी। भाषा की बाधा है, सांस्कृतिक अंतर हैं और सबसे बढ़कर एक उत्कृष्ट पायलट के रूप में पहचाने जाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे विश्वास है कि विक्रम, मेरे सहकर्मियों और मुझे स्वीकार करने वाले इन सभी लोगों के साथ मैं किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हूं। तो मेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आसमान में किए गए वादे को निभाते हुए और भी बहुत से सपनों को हकीकत में बदलने का सफर अभी जारी रहेगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम और भी अच्छी कहानियां जल्दी ला पाएंगे। आज की कहानी पर अपनी टिप्पणियां जरूर लिखें। यह था इमोशनल हीलिंग